हेलो, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। देखिए, सॉलिड स्टेट में इससे पहले हम लोगों ने लैटिस जालक के बारे में पढ़ा है। आज समझ लीजिए कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो समझ लीजिए हार्ट है, ये हम लोग पढ़ेंगे निविड संकुलित संरचनाएं। अभी थोड़ा सा हिंदी में ये कठिन दिख रहा है आपको, निविड संकुलित संरचनाएं। अगर अंग्रेजी में इसी को देखते हैं तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग कहीं जब जाना होता है तो पैकिंग करते हैं, सामान को बांधते हैं। तो सामान को जब बांधते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे में इस तरह से वो व्यवस्थित करते हैं हम लोग कि बहुत कम जगह घेरे और उसको बिल्कुल एकदम क्लोज पैक कर दिया जाए। इस तरह से ही हम लोग करते हैं। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी है। क्या होता है कि जब एक क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसके जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु या आयन या अणु, ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वे बहुत ही कम स्थान घेरें। क्या करें, उसमें जो उपलब्ध स्थान हो उनके पैकिंग के बाद, एक दूसरे से जुड़ने के बाद क्या हो, वो बहुत कम हो। ऐसा होने से क्रिस्टल की क्या हो जाती है, डेंसिटी अधिक हो जाती है। और इसी तरह की जो अणुओं का व्यवस्था होता है जुड़ने का, इसी को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। या इससे जो स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर, निविड संकुलित संरचनाएं। तो कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब आइए इसको परिभाषित करते हैं। निविड संकुलित संरचनाएं क्या हैं? देखिए, क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण परमाणु, आयन या अणु होते हैं। अवयवी कण आप जान रहे हैं, परमाणु है, आयन है या अणु है। ये कण विविध प्रकृति के हैं, अतः इनकी प्रकृति के अनुसार इनके संकुलन की प्रकृति भी विविध होती है। साधारणतः यह माना जाता है कि ये कण समान आमाप साइज के ठोस गोले होते हैं। गोलों का संकुलन इस प्रकार होता है कि वे अधिकतम उपलब्ध स्थान घेर सकें तथा क्रिस्टल में अधिकतम घनत्व प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का जो संकुलन है उसे हम निविड संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं या कहलाता है। अधिकतम संकुलन संकुलन तंत्र के स्थायित्व को बढ़ाता है। अब देखिए, इस निविड संकुलन में मेन चीज़ क्या हुआ? एक तो ये हुआ कि अवयवी कण, ये अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ेंगे। इन अवयवी कणों को, नंबर एक अवयवी कण हो गए आपके, और नंबर दो, इन अवयवी कणों को भले ही ये विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम इनको कैसा मानेंगे? सर्कुलर मानेंगे। मतलब ये स्फेरिकल मानेंगे, गोलाकार मानेंगे, एक ठोस गोले के रूप में इनके आकार को हम लोग मानेंगे। और क्या होना चाहिए? ये गोले एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हों, ये गोले एक दूसरे से इस तरह से ऐसे जुड़े हों कि क्या हो, बहुत ही कम स्थान घेरें, बहुत ही अधिक स्थान घेरें। ये जो बीच में गैप बचता है ये बहुत ही कम रहे। ये जो बीच में गैप बचता है इसको हम वाइड कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। अभी आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो गोले इस तरह से व्यवस्थित हों कि सारा स्थान गोले घेरे रहें, जगह उनके बीच में ना बचने पाए। तो इससे क्या होगा? इनका घनत्व तो अधिकतम होगा और इस तरह से जो संकुलन होता है ये इसके स्थायित्व को बढ़ाता है। घनत्व तो अधिक हो जाएगा तो संकुलन की स्थायित्व बढ़ेगी। तो ये क्लियर हुआ आपका निविड संकुलित संरचनाएं। अब ये निविड संकुलित संरचनाएं किस तरह से होंगी? देखिए, वास्तव में जैसे क्रिस्टल की जो संरचना है, तो क्रिस्टल की संरचना आप देख रहे हैं कि वो 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। लेकिन अब इसको हम स्पष्ट करने के लिए पहले 1 डायमेंशन की बात करेंगे,
फिर इसके बाद देखेंगे कि अगर 2 डायमेंशन में ये व्यवस्थित होता तो कैसे होता। और वास्तविक संरचना तो ये 3 डायमेंशनल ही है, लेकिन हम इसको सिस्टमेटिक अभी 1 से 2 पर, फिर 2 से 3 पर आकर के समझेंगे, तब हम इसकी वास्तविक संरचना को पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि 1 डायमेंशनल में इसकी क्या स्थिति होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक विमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब है, जैसे हम लोग डायमेंशन व्यक्त करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, किसी पॉइंट को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इसमें किसी एक को आप लीजिए, चाहे एक्स लीजिए या वाई लीजिए या जेड लीजिए, किसी एक को लिया जाए, मतलब एक लाइन में प्रदर्शित हो रहा हो। अब जैसे देखिए, ये गोले हैं, ये सब गोले हैं, मतलब जो अवयवी कण हैं हम गोले के रूप में लिए, और इनके जो सेंटर हैं, ये इनके सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स क्या हैं? ये एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में, और गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इस तरह से जो पैकिंग होगा, जो संकुलन होगा, जो निविड़ संकुलन होगा, वो एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। अब एक विमीय निविड़ संकुलन की खासियत देखिए, अगर हम इस गोले को देखें तो यह गोला सिर्फ इन 2 गोलों को टच करता है। एक विमीय निविड़ संकुलन में किसी भी एक गोले को अगर आप देखिए तो वो कितने गोलों को टच करता है? 2 गोलों को टच करता है। और हम जानते हैं कि एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों के साथ संपर्क में है, स्पर्श में है, टच में है, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या। तो इसका मतलब कि 1 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2 हुआ। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए हम आते हैं 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में आइए देखते हैं। बी है हमारा द्विविमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का मतलब हुआ कि हम 2 एक्सिस पर बात करेंगे। एक्स एक्सिस भी ले लें, वाई एक्सिस ले लें। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, जेड एक्स ले सकते हैं, मतलब कोई भी इस तरह से हो सकता है। मतलब इस तरह से भी हो आपका, इस तरह से भी हो। इस तरह से जब व्यवस्था क्रम हम देखते हैं अवयवी कणों का, तो ये द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। अब जो द्विविमीय निविड़ संकुलन है वो 2 तरह का है। 2 तरह का क्यों है ये भी आप जानेंगे। पहला हम ले रहे हैं वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है, कैसे है, ये आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है। इसमें अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, इन गोलों की, तो ये गोले देखिए एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं। तो इस पंक्ति को हम ए नाम दे सकते हैं। अब फिर देखिए, ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे यही पंक्ति फिर नीचे कर दी गई है, मतलब उन्हीं पंक्तियों को रिपीट किया जा रहा है। और रिपीट इस तरह से किया जा रहा है कि बिल्कुल इनके एक्सिस फिर अपने पहले वाले के ही एक्सिस पे हैं, मतलब इन गोलों का केंद्र भी एक ही रेखा में है। इसी तरह से यहाँ भी इन गोलों का केंद्र ये एक ही रेखा में है। इसी तरह से यहाँ भी इन गोलों का केंद्र वो एक ही रेखा में है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से ये पहली पंक्ति वाली गोले थे, उसी तरह से इनको रिपीट कर दिया गया, दूसरी पंक्ति वाले गोलों में आ गए, फिर ये तीसरे में आ गए, और इस तरह से आगे ये बढ़ते गए। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम ट्रिपल ए स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या ए स्ट्रक्चर कह सकते हैं, एक ही तरह का हुआ। अब ये जो एक ही तरह से बन रहा है,
इसमें ये देखिए कि एक गोला, जैसे ये गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, तो 1 2, एक ये 3 और एक ये 4। एक गोला ये 4 गोलों को टच करता है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसका उप सह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 4। इन्हीं बातों को स्पष्ट रूप से आपको समझ लेना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो गया 4। अब अगर इनके केंद्रों को मिला दिया जाए, आप देखिए ये जो चारों गोले थे, अगर इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो इनके केंद्रों को मिलाने से एक स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, एक स्क्वायर, एक वर्ग बनता है। इसीलिए इस संरचना को हम वर्ग निविड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, और ये व्यवस्था आपका ए व्यवस्था कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो ये कहता है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्या है, हेक्सागोनल इसको कैसे कहा गया। अभी आपने देखा कि जो व्यवस्था क्रम हम लोगों का बना, वो पहले एक पंक्ति वाले गोले को जो 1 डायमेंशनल डिनोट किया उसको हमने ले लिया, और इसी को रिपीट करते हुए हमने देखा, तो ए आपका व्यवस्था क्रम बना। तो इससे आपका क्या बना, वर्ग निविड़ संकुलन बना। अब क्या करिए, जो इन दोनों को स्पर्श करने वाला स्थान है यहाँ, इसके सीध में जब दूसरी पंक्ति हम लाएं तो उसका केंद्र इस रेखा के सीध में आए। मतलब इन दोनों गोलों को स्पर्श यहाँ हो रहा है, और जो अगला गोला आए उसका केंद्र इसके सीध में हो। ये दोनों गोले यहाँ स्पर्श कर रहे हैं, इस अगले गोले का केंद्र ये इसके सीध में आए। मतलब ऐसा नहीं है, अब मालूम हो रहा है कि जैसे ए यहाँ था, तो ऐसा नहीं है कि उसी को यहाँ रिपीट किया जा रहा है, वो पंक्ति यहाँ नहीं है, एक दूसरी तरह की पंक्ति की व्यवस्था की गई, इसको हमने बी नाम दे दिया। और इसके बाद जो तीसरी फिर पंक्ति होगी, ये पहली पंक्ति की ही तरह होगी। मतलब अब बी का फिर रिपीट नहीं होगा, वो पहले गोले के केंद्र वाली रेखा पर होगा। ऐसे फिर दूसरा गोला ये इसके केंद्र पर होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था क्रम है वो व्यवस्था कैसा है, वो ए बी और ए, ये व्यवस्था क्रम है। कौन सा व्यवस्था क्रम है, ए बी ए, मतलब ए बी ए ऐसे आता जाएगा, एक ए आएगा, एक बी आएगा, और इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से ये व्यवस्था क्रम होगा। अब आइए देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उप सह संयोजन संख्या। तो आप देखिए कि ये जो गोला है ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो आइए देखते हैं, एक ये 2 3 4 5 और 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। इसका उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब इसका नाम षटकोणीय क्यों दिया गया, देखिए ये जो 6 गोले संपर्क में हैं, इनके केंद्र ये हुए, और इनके केंद्रों को आप मिला दीजिए। इनके केंद्रों को मिलाने से ये देखिए एक आकार बना। ये आकार कौन सा आकार बनेगा, कै भुजाएं इसमें हुई, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हुई, और सबकी दूरियां बराबर हैं, इसका मतलब षटकोण बना। इसीलिए इस पैकिंग को क्या नाम दिया गया, षटकोणीय निविड़ संकुलन। और षटकोणीय निविड़ संकुलन में कितने गोले संपर्क में आए, 6 गोले संपर्क में आए। तो 6 गोले संपर्क में आने के कारण क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। एक चीज़ यहाँ और जान लिया जाए कि ये जब गोले संपर्क में आए तो यहाँ देखिए एक
स्थान छूटा, यहाँ एक स्थान छूटा, ये स्थान इस स्थान से भिन्न है। देखिए इसमें ऐसा मालूम हो रहा है जैसे त्रिभुज में ऊपर मुँह किया हुआ है और इसमें नीचे मुँह किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रिक्तिका। और किस आकार में है? ये त्रिभुज के आकार में है, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर वाइड्स, त्रिकोणीय रिक्तियाँ कहते हैं या रिक्तिका कहते हैं। ट्रायंगुलर वाइड्स, क्या नाम दिया गया? ट्रायंगुलर वाइड्स। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड ट्रायंगुलर वाइड्स और डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वाइड्स। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्तियाँ और अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्तियाँ। तो इस तरह से इनकी रिक्तियों के बारे में ये था। अब आइए देखते हैं कि तीसरा हमारा 3 डायमेंशनल हुआ। अब 3 डायमेंशनल यही वास्तविक संरचना होती है। सभी वास्तविक संरचनाएं वो किस में होती हैं? वो त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं। यह संरचना द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्राप्त किया जा सकता है। जो द्विविमीय था, जैसे एक द्विविमीय आपने देखा कि ये इस तरह से है, तो फिर उसके बाद फिर अगली लाइन बनी, ये इस तरह से अगली लाइन बनी, फिर अगली लाइन बनी, तो इस तरह से ये एक क्या बन गया? लेयर बन गया, यह एक परत बन गया। अब इस परत के ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, इस तरह से रखने पर हमको त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल ये निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। तो हमारा क्या हुआ? त्रिविमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब यह आपने चूँकि 2 डायमेंशन में आपने 2 तरह की संरचना जानी, 2 तरह की संरचनाएं जो थीं, तो उस तरह से जब आप परत लेंगे तो उस तरह की 2 परतें हो सकती हैं। तो पहला जो हम ले रहे हैं वह द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। मतलब जो वर्ग निविड़ संकुलन था, वर्ग निविड़ संकुलन के परतों को जब हम लें तो इससे जो हमारी 3 डायमेंशनल फिगर बनती है हम उसको लेते हैं। तो ये देखिए एक फिगर है, इसमें क्या था? सारे लेयर्स वो किस व्यवस्था क्रम में थे? ए व्यवस्था क्रम में, ए सब देखिए ए। तो इस तरह से ये एक व्यवस्था जालक हुआ, यह संरचना जालक हुआ। और इससे जो हमारा आकार मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? सरल घनीय जालक। अब तो लैटिस बनने लगेंगे, जालक बनने लगेंगे, तो ये कैसा जालक बनेगा? सरल घनीय जालक। सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो एक कोष्ठिका होता है वो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। अब इसमें एक चीज़ ये क्लियर जानिए कि एक जो आपका गोला है ये कितने गोलों के साथ संपर्क में है? इस ए व्यवस्था क्रम में ये 6 गोलों के साथ संपर्क में है। कितने गोलों के? 6 गोलों के। अब जैसे ये देखिए, ये गोला 1 2 3 इधर हो गया और यही आपके 3 नीचे के, 1 2 और ये 3 और 3 6। इसलिए इसका उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेट नंबर CN से लिखते हैं। ये कितना हो गया? 6। तो जो हमारा 3 डायमेंशनल फॉर्म बनता है एक सरल घनीय जालक का, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। दूसरा हमारा जो दूसरा व्यवस्था क्रम हमने लिया था कि एक में ए ले लिया, फिर दूसरे में बी लिया, फिर ए लिया, फिर बी लिया। एक आपने
दूसरा वाला 2 डायमेंशनल निविड़ संकुलन पढ़ा था। कैसा था वो? षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की जब हम परत लेते हैं तो उससे जो 3 डायमेंशन बनता है उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। तो क्या है? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स। इन लेयर्स से ये जो व्यवस्था बन रही है इस पर हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए एक ये ए व्यवस्था क्रम, फिर दूसरा जो हमारा व्यवस्था क्रम है वो ये ए व्यवस्था क्रम, लेकिन ये ए ना होकर के इसे बी होना चाहिए था। ठीक है, फिर ए व्यवस्था क्रम, तो ये लेयर में इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए इसमें जो आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना, ये जो परतें हैं एक दूसरे के ऊपर रख करके बनाई गई, एक दूसरे के ऊपर रख करके प्राप्त की जा सकती हैं। गोलों की प्रथम षटकोणीय निविड़ संकुलित परत के ऊपर ये द्वितीय परत को इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले की रिक्तियों को आच्छादित कर ले। क्या है? द्वितीय परत के गोलों के रिक्तियों को आच्छादित कर ले। तो एक व्यवस्था ये आएगी, और जो चित्र है इसमें प्रदर्शित गोलों के आधारीय परत ये बेस लेयर ए से निरूपित किए गए हैं, तथा गोलों के मध्य उपस्थित त्रिकोणीय रिक्तियों, ये जो आपके वायर्स हैं, त्रिकोणीय रिक्तियों, इसे एकांतर क्रम में ए और बी से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ये रिक्तियाँ किससे प्रदर्शित की गई हैं? ए और बी से प्रदर्शित की गई हैं। अब देखिए ये अगला फिगर कि इसमें ये समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि अब रिक्तियों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के ए रिक्तियों को आच्छादित करते हैं तो बी रिक्तियां नहीं घिरती हैं। तो जब बी रिक्तियां नहीं घिरती हैं तो यूँ मान के चलिए कि अगर हम एक इस तरह से गोला लेते, इसी के ऊपर एक इस तरह से गोला लेते, तो जो अब नई रिक्तियाँ आपकी बन रही हैं इनके बीच में वो क्या होता? सी और डी, यह भी एक त्रिकोणीय संरचना होती। सी और डी दो अलग प्रकार की रिक्तियाँ होती, और इन रिक्तियों को हम क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या होगा? ये टेट्राहेड्रल वायर्स कहलाएंगे। तो टेट्राहेड्रल वायर्स कैसे बने आपके? टेट्राहेड्रल वायर्स आपके बने कि 3 गोले ये हुए और इसी के ऊपर एक गोला ये इस तरह से। तो इस तरह से जो आपकी रिक्ति बनेगी उस रिक्ति को हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वायर्स। ये टेट्राहेड्रल वायर्स होंगे। अच्छा, और देखिए जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर इस प्रकार रखा जाए कि गोले सी ये चतुष्फलकीय आकृतियों को आच्छादित करें, जब ये आच्छादित करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक HCP AB और AB व्यवस्था क्रम में जो व्यवस्थित हैं, इसके प्रत्येक तृतीय परत के गोले ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसे खड़े खड़े ये ऊर्ध्वाधर रूप से ये संरेखित होंगे। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके मॉलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है। ये षटकोणीय निविड़ संकुलन क्रिस्टल को प्रदर्शित करते हैं।
और तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखी जाए कि डी गोले अष्टफलकीय रिक्तियों ऑक्टोगोनल को आच्छादित करें तो तृतीय परत के गोले प्रथम या द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते हैं। मतलब ये हुआ कि ए बी सी फिर ए बी सी इस तरह की एक व्यवस्था बन जाती है। ये क्या कहलाता है? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP, घनीय निविड संकुलन। तो इस तरह से अगर CCP क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग इस व्यवस्था में देखा जाए तो क्या हुआ कि 6 गोले ये संपर्क में थे, एक परत में 6 गोले पर संपर्क में थे और इसके ऊपर समझ लीजिए कि एक परत ये हुआ, इसमें 6 गोले संपर्क में थे और दूसरी परत और तीसरी परत इसमें 3-3 गोले संपर्क में हो गए। तो आपके 6 गोले संपर्क में ये हो गए और फिर दूसरी परत के 3 गोले संपर्क में और तीसरी परत के इसके ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे, तो 3 गोले ये 3 गोले ये और 6 गोला ये, तो कितने हो गए? कुल 12 गोले संपर्क में हुए। इसलिए HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन, इसमें उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? ये 12 हो गई। यहाँ देखिए कुछ संरचनाएं दिखाई गई हैं। यहाँ देखिए जैसे ये A, फिर ये B, फिर A परत, फिर B परत, फिर A परत। ये A वाला क्या है? षटकोणीय निविड संकुलन को दिखा रहा है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका षटकोणीय निविड संकुलन में ये स्पष्ट है। और फिर यहाँ देखिए B वाला जो है हमारा वो घनीय निविड संकुलन है। तो घनीय निविड संकुलन में हमारे 12 हुए, आपके जैसे 6 ये हुए और 6 के ऊपर 3 और 3 नीचे, तो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 12 हुए। वो इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। तो एक चीज़ और जाना जाए यहाँ कि षटकोणीय निविड संकुलन और जो घनीय निविड संकुलन है, अब इसमें जो रिक्तियाँ बची, जो वायड्स हुए हमारे, वो किस तरह से हुए? अब जो दोनों व्यवस्थाएं हुई तो दोनों व्यवस्थाओं में अधिकतम उपलब्ध स्थान ये 74% घेरते हैं और केवल 26% ये रिक्त स्थान होता है। ये संरचनाएं निविड संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग कहलाती हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के संकुलन व्यवस्था में के अतिरिक्त तीसरे प्रकार के संकुलन की भी व्यवस्था होती है जिसे अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 8। BCC ये 68% रिक्त स्थान 68% स्थान घिरा होता है और 32% इसका रिक्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निविड संकुलन है उसका अंतः केंद्रित ये उतना अच्छा व्यवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। अब आइए, ये जो अभी हम लोगों ने वायड्स की बात की थी, आइए इसी वायड्स पे अब चर्चा करते हैं। निविड संकुलित जालक में अंतराकाशी स्थान या रिक्तियाँ। वायड्स इन क्लोज पैक्ड लैटिस या इंटरस्टाइल्स साइट्स और वायड्स इन क्लोज्ड पैक्ड लैटिस। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि एक चतुष्फलकीय रिक्ति क्या है? टेट्राहेड्रल वायड। टेट्राहेड्रल वायड्स में क्या है कि ये 3 गोले
ये ए क्रम के हैं, ये दो गोले, ये दूसरे बी क्रम का है, और इसमें ऊपर इसके परत इस तरह से हो, तो यहाँ जो रिक्ति होगी ये चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। इस चतुष्फलकीय रिक्ति में अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति का घेरने वाले गोले की त्रिज्या और चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करने वाले गोले की त्रिज्या, इनका जो अनुपात होता है ये 0.225 होता है। अभी हम आगे के अभी जस्ट आपको कैसे ये वैल्यू आया हम इस पे अभी चर्चा करते हैं। और दूसरा है हमारा अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल वायर्स में जो ऑक्टाहेड्रल को घेरने वाली गोले हैं इनकी त्रिज्या और उनके निर्माण करने वाले गोलों की त्रिज्या, इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है 0.414। और इसका ये फिगर दिखाया गया है कि 3 गोले ये आपके नीचे जैसे इस तरह से ये दिखाए गए, 3 गोले ये, और इन्हीं के ऊपर 3 गोले ये जो आपके बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे हैं। इसमें रिक्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। आप देखिए उसमें कितना था 0.225, और इसमें रिक्तियाँ आपकी ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप देखें ये रिक्ति है, ये रिक्ति है, ये रिक्ति है, ये है, ये है, ये है। तो इस तरह से अष्टफलकीय रिक्ति में और इसके साथ जो है जो बीच में ये रिक्ति मिली ये आपको मिली, तो ये रिक्ति थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। अब एक चीज़ में ये जानते हैं कि निविड़ संकुलित संरचना में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, ये रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स इन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। यदि निविड़ संकुलित संरचना में गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या n और जनित चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या ये 2n होता है। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या n और चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होता है। अब हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति इसी के बारे में ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जो परमाणु की रिक्ति का त्रिज्या है वो और परमाणु के निर्माण की त्रिज्या कैपिटल R, इनके बीच जो है जो संबंध हमने देखा कि 0.225 होता है, ये कैसे आया। तो सबसे पहले ये जानने के लिए ये आप जानिए कि निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या मतलब कैपिटल R और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r में संबंध, और ये आपने जाना है कि स्मॉल r बाई कैपिटल R ये 0.225 है। अब इसके लिए सबसे पहले ये फिगर देखिए। अब इस फिगर में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये A, ये B और C, इनके बीच की ये दूरी आपकी ये स्मॉल a से प्रदर्शित किया गया। नीचे आपको ये दिया गया E, D, F ये दिया गया है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या आपको जानना है कि रिक्ति को घेरे हुए गोले की त्रिज्या ये स्मॉल r, जो घन बन रहा है उस घन की लंबाई a हमने ले लिया, और स्मॉल a, ये स्मॉल a क्या है, जो घन बना उस घन के कोर की लंबाई या किनारे की लंबाई ये a हो गया। परमाणुओं के गोलों की त्रिज्या, जो ये गोले लिए जा रहे हैं इनके कोनों पर, ये ऐसे एक दूसरे को टच तो करेंगे, तो इसकी परमाणु के गोलों की त्रिज्या ये स्मॉल r, और जो रिक्ति की त्रिज्या है इस रिक्ति की त्रिज्या को स्मॉल r लिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखते हैं घन में चतुष्फलकीय रिक्ति, इसी का ये फिगर आपको प्रदर्शित किया गया है। अब जो अभी हम लोगों ने माना वही यहाँ लिखा गया, क्या कि मान लेते हैं कि घन के किनारे की लंबाई a
परमाणु की गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और रिक्ति द्वारा घेरे की त्रिज्या ये स्मॉल आर है। अब जो अभी हम लोगों ने फिगर लिया था उसमें एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। ये देखिए फिगर में एक त्रिभुज आप ले लीजिए, कौन सा, ए बी और सी। चूँकि ये फिगर में तो यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन है ये कितना, 90 अंश है। तो 90 अंश होने के कारण इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो ए बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसलिए यहाँ लिखा गया आपका कि त्रिभुज ए बी सी में जो विकर्ण आपका है वो ए बी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी और बी सी दोनों बराबर है इसलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया आपका ए रूट 2। और ए क्या है आपका, ये कोर है, किनारों की लंबाइयाँ हैं। अच्छा अब ये देखा जाए ए बी है कितने के बराबर, जैसे एक गोला ये हुआ और एक दूसरा गोला ये हुआ, ये आपका आर हुआ और ये आर हुआ, इनको मिला दिया गया तो ये आपका ए वाला था और ये आपका बी वाला था। तो ए बी कितने के बराबर हुआ, आर प्लस आर मतलब 2r के बराबर हुआ। अब ये देखिए कि निबिड़ संकुलन में ए और बी ये गोले वास्तव में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करने के कारण आपका ये जो 2r है और a रूट 2 जो आपने निकाला ये दोनों बराबर हो गए। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, a रूट 2/2। इस रूट 2 से इसको कैंसिल कर दिया जाए तो a बाई रूट 2 हो गया। अब इसी तरह से AD निकाल लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल हम लें वो ABD लें। फिगर में आप फिगर बनाए रहिएगा और इसमें देखिए ABD, इसमें फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ये AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB क्या होगा, ये विकर्ण हुआ जो अभी आप लोगों ने निकाला, आपका AB ये विकर्ण हुआ, कितना हुआ a रूट 2। तो a रूट 2 का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर ये कितना हो गया, रूट 3a। अब ये जो रूट 3a आया ये किसकी लंबाई आई, ये AD की लंबाई आई। AD का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके ये गोले हो गए और ये आपकी रिक्तियाँ हो गई। तो अब देखिए मान लीजिए इसमें भी एक गोला हम लेते हैं, तो आपका ये बीच वाला जो हो रहा है ये स्मॉल आर लें, तो ये पूरा आपका स्मॉल आर एक मैं बना के बता रहा हूँ। जैसे ये हुआ, फिर ये रिक्ति के लिए हो गया और फिर ये हुआ। तो आपका ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, कितना हो गया 2 स्मॉल आर और प्लस 2 कैपिटल आर। और ये किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया। और AD आपने कितना निकाला, रूट 3a। इसको हमने रूट 3a के बराबर कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो r प्लस आर आपका कितना आ गया, रूट 3/2a। और कैपिटल R हमने निकाला है पहले इक्वेशन से, ये देखिए पहले इक्वेशन से a बाई रूट 2, यहाँ से a बाई रूट 2 कैपिटल R। और यहाँ हम लोगों ने क्या प्राप्त किया दूसरे इक्वेशन में, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। हम दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके आपको ये वैल्यू स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और ये वैल्यू आप आसानी से देख सकते हैं कि कितना आया आपका 0.225। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी हम लोग निकाल सकते हैं कि निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R
और अष्टफलकीय रिक्ति का, ये तो टेट्राहेड्रल के लिए था और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए रहेगा। रिक्ति इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इनमें क्या संबंध होगा, तो ये भी इसी तरह से निकाला जा सकता है। यहाँ देखिए इसका फिगर का एक भाग अष्टफलकीय रिक्ति का ये इस तरह से दिया गया है कि जैसे 4 गोले ये हैं और जो रिक्ति है इसको भी एक अगर गोला लेते हैं तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं, ये कैपिटल आर हो गया। तो इस तरह से एक आपका यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर ये इसके बराबर होगा। और यहाँ आप देखिए कि बी सी आपका क्या है, बी सी आर प्लस आर है, मतलब 2r है। और ए बी कितना है, ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और फिर ए सी कितना है, ए भी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी सी स्क्वायर ये बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी आप 2r लिख सकते हैं और ये r प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया, तो 2 और r प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर स्मॉल और कैपिटल आर के बीच जो हमको रिलेशन मिला वो कितना मिला, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 0.414। तो एक चीज़ यहाँ और भी देखते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति ये चतुष्फलकीय रिक्ति से बड़ी होती है। अष्टफलकीय रिक्ति ये बड़ा होगा और चतुष्फलकीय रिक्ति ये कम होगा। अब यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या, इसे कैसे जाना जाए। यौगिक का सूत्र क्या होता है और संपूरित रिक्तियों की संख्या क्या होती है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये जानते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया है कि एक यौगिक 2 तत्वों x और y से निर्मित है। y तत्व के परमाणु ऋणायन से CCP ये बनता है और x तत्व के परमाणु धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों से भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का हमें सूत्र पता करना है। तो यही यौगिक का सूत्र किस तरह से, हमको 2 तत्व दिए गए हैं, उनके क्लोज पैकिंग दी गई है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है इनका, अष्टफलकीय रिक्तियों से भरे हुए हैं और इसका सूत्र क्या होगा ये हमें प्राप्त करना है। आप देखिए CCP जालक तत्व Y से बनता है। जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित Y परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। चूँकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियाँ तत्व X के परमाणुओं से अध्यासित हैं, उनकी संख्या भी Y परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। इस प्रकार X और Y परमाणुओं की संख्या बराबर होगा और उनका अनुपात 1:1 होगा। मतलब जितने अनुपात में X होंगे, जितनी मात्रा में X होंगे, उतनी ही संख्या में Y भी होंगे। तो इस तरह से यौगिक का सूत्र आपका XY हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसके दूसरे एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये NCERT बेस्ड है। तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ये बनता है। षटकोणीय निविड संकुलन और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों से भरते हैं। A और B तत्वों द्वारा बनने वाला यौगिक का सूत्र क्या है। अब देखिए जालक जो बन रही है ये चतुष्फलकीय रिक्ति B के परमाणुओं की संख्या के दुगने के बराबर होती है। केवल 2/3 रिक्तियां ही
ए के परमाणुओं से अध्यासित हैं। तो ए और बी परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2/3 का 2 गुना और अनुपात 1, तो 2/3 गुणे 2, ये आपका कितना हो गया? 4/3 और अनुपाती कितना हो गया? 1। मतलब 3 से दोनों तरफ अगर गुणा कर दिया जाए तो आपका हो गया 4/3। तो 4/3 हुआ, जिसमें आपका क्या हो गया कि ए और बी का यही रेशियो हुआ। तो ए कितना हो गया? 4 और बी कितना हो गया? 3। तो इस तरह से जो यौगिक का सूत्र मिला हमको, क्या मिला? A4 और B3। अब पैकिंग इफिशियंसी जानते हैं, संकुलन क्षमता। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? अवयवी कणों की किसी भी प्रकार के संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ स्थान सर्वथा मुक्त रहता है। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। मतलब अवयवी कण ये है, किसी भी तरह से संकुलित जब होते हैं तो रिक्ति के रूप में कुछ स्थान सर्वथा तब भी मुक्त रह जाता है। तो कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है, मतलब पूरा रहता है, वही आपका क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। अब ये पैकिंग इफिशियंसी जानते हैं HCC और CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचनाओं में संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर। अब दोनों ही स्ट्रक्चर में हम देखते हैं HCP और CCP दोनों प्रकार के संरचनाओं में समान संकुलन क्षमता होती है। आइए CP संरचना में संकुलन क्षमता का परिकलन करें। एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में आगे और पीछे के अन्य गोलों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रदर्शित करने पर यह फिगर स्पष्ट नहीं हो पाता, इसीलिए इस तरह से ये एक का कोष्टिका को प्रदर्शित की गई है, जिसके कोर की लंबाई ये स्मॉल a है, इसके विकर्ण की लंबाई AC को ये B लिया जा रहा है। कोर की लंबाई a हो गई और विकर्ण की लंबाई ये B हो गई। थोड़ा सा फिगर देखते हुए करते हैं। तो आपका ये AB, ये आपका या BC, ये आपका क्या हो गया? A हो गया, और विकर्ण आपका AB यहाँ जो दिया गया है ये क्या हो गया? B हो गया। तो त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज है आपका ABC, इसमें हम लेते हैं AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो B स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B बराबर A√2। गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, इसका मतलब B जो होगा वो कितने के बराबर हो गया? 4r के बराबर। और स्मॉल r के जगह पे, या यूँ कह सकते हैं B की जगह पे, ये हम लोगों ने निकाला A√2 हमने लिख दिया। तो इस तरह से A और R में हमको संबंध मिल गया, A बराबर 2√2r या R बराबर A/2√2। एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना, यह स्पष्ट करने के लिए ये गोलों को नहीं प्रदर्शित किया गया, जैसा हमने अभी आपको बताया। तो CCP संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं, इसलिए 4 गोलों का आयतन कितना हो गया? गोले का आयतन 4/3 πr³ और ये इंटू 4। तो एक घन का आयतन कितना हो गया? A³। और A³ का मतलब कितना हो गया? अभी हमने A और R में रिलेशन निकाला, A की जगह पे 2√2r लिख सकते हैं।
तो ये हमारा हो गया 16√2r³। और संकुलन क्षमता क्या है? संकुलन क्षमता एकक कोष्ठिका के चारों गोलों का आयतन और एकक कोष्ठिका का संपूर्ण आयतन इंटू 100 इतना परसेंट होगा। तो 4/3 πr³ इंटू 100 और बाई 16√2r³। तो ये आपका कितना आ गया? π/3√2 इंटू 100%, ये 74% है। तो ये देखते हैं कि घनीय निविड़ संकुलन CCP फलक केंद्रित घनीय संकुलन होता है, अतः उसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। CCP और HCP की क्षमताएं ये समान होती हैं, इसलिए HCP की संकुलन क्षमता भी 74% होगी। अब अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, ये देखते हैं अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। ये एक अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका ये दिया गया है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका मतलब ये हुआ कि उस घन के चारों कोनों पर और पीछे के चारों कोनों पर, तो 8 गोले ये हो गए, और इसके विकर्ण में बीच में एक गोला और, मतलब विकर्ण, इसके विकर्ण को मिलाने वाला अंतः केंद्रित बिल्कुल बीचों बीच में, इस घन के बिल्कुल बीचों बीच में एक गोला और। तो इस तरह से जो संरचना होगी इसके लिए बात किया जा रहा है। तो इसको भी हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अब फिगर को थोड़ा सा फिर से देखना होगा। EFD फिगर देखिए, यहाँ से नीचे देखिए एक फलक जो है ये आपका, इसमें इसको मिला दिया गया, तो ये एक EFD हो गया। अब इसमें आप देखिए ये भी आपका ये A है और विकर्ण को हमको B लेना है। पहले ये वाला हम लेंगे और उसके बाद फिर ये बड़ा वाला लेंगे। तो देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, किसमें? EFD में। तो FD² ये बराबर EF² प्लस ED², ये आपका कर्ण हुआ, और A² प्लस A² मतलब 2A², तो B कितना हो गया? A√2। और इसी तरह से ये फिगर लेते हैं AFD आपको फिगर फिर से बता देते हैं। ये F ये हुआ और D हुआ, AFD। अब जो नीचे वाला फलक था उसका B ये विकर्ण का काम कर रहा था, यहाँ अब वो साइड का काम करेगा। और FA ये भी आपका विकर्ण होगा पीछे वाले फलक का, और इसका AD इन विकर्णों का फिर वर्गों के योग का वर्गमूल होगा। तो इस तरह से अब यहाँ देखते हैं C² ये कितने के बराबर हो गया? A² प्लस B², और ये बराबर हो गया A² प्लस 2A² मतलब 3A²। तो C की वैल्यू आ गई हमारी A√3। अब काय विकर्ण C की लंबाई ये 4r के बराबर है, जहाँ स्मॉल r गोले की त्रिज्या है, क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों गोले परस्पर संपर्क में हैं। इसका मतलब 4r ये A√3 के बराबर हो गया। A बराबर हो गया आपका 4r/√3, या r बराबर हो गया √3/4a। अब BCC संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या 2, उसका आयतन कितना हो गया? 2 × 4/3 πr³, और घन का आयतन कितना हो गया? A³। 4/√3r, A का रिलेशन आपने निकाला, A कितने के बराबर आया आपका? वो वैल्यू रख दिया गया, A 4r/√3, तो 4r/√3 का ये क्यूब कर लिया गया। यहाँ से देखिए A संकुलन
जो क्षमता है इसके सूत्र में इसको रख दिया जाए। संकुलन क्षमता आपका है एकक कोष्ठिका के गोले द्वारा अध्यासित आयतन और पूरे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100%। तो आपका हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4/√3r का होल क्यूब और इंटू 100%। इस तरह से इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं ये 68% आता है। अब देखते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अब सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता की बात करते हैं। ये सबसे सरल है। पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। घन के किनारों पर परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये संपर्क में होते हैं, इसलिए घन के कोर की लंबाई ये a ले लेते हैं। और a कितने के बराबर हो गया, यही त्रिज्या हो गई इसकी, ये 2r के बराबर हो गई। मतलब a जो है ये 2r, स्मॉल r इसका, स्मॉल r इसका, तो a जो है ये 2r के बराबर हो गया। तो यहाँ बहुत हम सिंपली इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। a क्यूब का मतलब 2r का क्यूब, तो 8r क्यूब हो गया। और एक सरल घनीय कोष्ठिका में केवल एक परमाणु होता है, तो अध्यासित आयतन हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। एक परमाणु का आयतन बटा एक घनीय कोष्ठिका का आयतन इंटू 100%। तो 4/3 पाई आर क्यूब बाई ये आपका a क्यूब, इसकी जगह पे हम 8r क्यूब लिख सकते हैं। तो π/6 इंटू 100, ये वैल्यू आती है आपकी π/6 इंटू 100 या 52.4%। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि CCP और HCP संरचना में अधिकतम संकुलन की क्षमता होती है। CCP में और HCP में अधिकतम संकुलन की क्षमता होती है। अच्छा, अभी एक पॉइंट हम आपको और पढ़ाएंगे, उसके बाद तो फिर इस पर कुछ जो हम आपको प्रश्न देते हैं वो होगा। ये होगा हमारा एकक कोष्ठिका विमा के संबंध में कुछ गणनाएं, कुछ कैलकुलेशंस ही होंगे इसमें, कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। और इससे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्न के आंसर जान लेते हैं। बहुत ही आसान है और आपने किया भी होगा। ये प्रश्न थे आपके कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो जालक बिंदु किसी भी ठोस के एक एक अवयवी कण को दर्शाता है। किसी भी ठोस क्रिस्टल की आकृति के लिए जालक बिंदु ही उत्तरदायी होता है। और 11वां प्रश्न था एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर, इनके कोरों की लंबाई को ABC से और क्रमशः A और B के बीच के कोण को अगर गामा से और B और C के बीच के कोण को अल्फ़ा, A और C के बीच के कोण को बीटा से प्रदर्शित किया जाए तो यही 6 पैरामीटर आपके हो गए। कोर हो गए आपके ABC और अल्फ़ा बीटा गामा हो गए कोरों के बीच के कोण, ये 6 पैरामीटर हो गए आपके। और एक 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में भेद कीजिए षटकोणीय और एक नताक्ष एकक कोष्ठिका, और दूसरा था फलक केंद्रित तथा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो षटकोणीय एकक कोष्ठिका में अभी जो हमने पैरामीटर्स लिए उसमें A B के बराबर होता है, लेकिन C के बराबर ये दोनों नहीं होंगे। और इसी तरह से अल्फ़ा बीटा तो ये 90 अंश होगा, लेकिन गामा ये 90 अंश के बराबर नहीं होगा, गामा 120 अंश के बराबर होगा।
अगर ऐसा है तो वो षटकोणीय एकक कोष्ठिका होगी। और एक नताक्ष एकक कोष्ठिका क्या होगी, इसमें ए बी सी तीनों बराबर नहीं होंगे, अल्फ़ा बीटा ये अल्फ़ा और गामा 90 अंश के बराबर होगा, लेकिन बीटा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। अब दूसरा था फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में अंतर क्या है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका FCC में 8 परमाणु इनके कोने पर उपस्थित होते हैं तथा 6 परमाणु इनके सभी फलकों में उपस्थित होते हैं। और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु ये कोनों पर होते हैं और 2 विपरीत फलकों में ये एक एक परमाणु होते हैं। मतलब जब सभी फलकों पर होंगे तो वो फलक केंद्रित, और जब विपरीत फलकों पर होंगे तो वो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगी। और ये आपका 13वां लास्ट क्वेश्चन होगा। स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका नंबर 1 कोनों और नंबर 2 अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। तो जाहिर है कि एक गोला ये 4 नीचे के संपर्क में और एक परत ऊपर रख दिया गया, तो 4 ऊपर के संपर्क में, 8 से संपर्क में है, इसलिए इसका 1/8 भाग हो गया। और अंतः केंद्र मतलब जो बिल्कुल एकक कोष्ठिका के बीच में होगा वो पूरा का पूरा उसका योगदान रहेगा, इसलिए वो 1 होगा। तो इस तरह से आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक निविड़ संकुलित संरचनाएं थीं, और निविड़ संकुलित संरचना ये इस ठोस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संरचना और टॉपिक है। आप इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इसको लिख सकते हैं, और आगे कुछ थोड़ा बहुत और न्यूमेरिकल्स हैं और उसके साथ ही धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।